तो चलिए एप्स्टीन की इस बहुत ही उलझी हुई और परेशान करने वाली कहानी को समझते हैं, एक एक करके इसकी परतें खोलते हैं और देखते हैं कि सच आखिर है क्या। ये सवाल तो सालों से सबके मन में है। आखिर कैसे कैसे एक इतना बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क 10 साल से भी ज्यादा समय तक बचा रहा? इस पूरी पहेली को समझने के लिए हम पब्लिक में मौजूद रिकॉर्ड्स के आधार पर घटनाओं की टाइमलाइन को खंगालेंगे। और ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे सिस्टम बार बार फेल हुआ और कैसे सच को बाहर लाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? चलिए चलते हैं 2005 में पाम बीच, फ्लोरिडा। 2005 में पाम बीच पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की। नाम था ऑपरेशन सडन इम्पैक्ट। और ये कोई छोटी मोटी जांच नहीं थी, पूरे 13 महीने चली। और इस जांच में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। एक पूरा सिस्टमैटिक रैकेट जिसमें दर्जनों नाबालिग लड़कियों को फंसाया जा रहा था और उनका शोषण हो रहा था। और सबूतों का तो अंबार था। ये देखिए, 53 पुलिस ने एक 53 पेज का एफिडेविट तैयार किया था। सोचिए, 53 पन्ने जिसमें कई गंभीर चार्जेस लगाने की सिफारिश की गई थी। लेकिन इतने सारे सबूतों के बावजूद हुआ क्या? स्थानीय स्टेट अटॉर्नी ने वो चार्जेस फाइल ही नहीं किए। उल्टे मामले को एक सीक्रेट ग्रैंड जूरी के पास भेज दिया गया। और यहीं पर यह केस पहली बार पटरी से उतरा। जो गंभीर आरोप थे उन्हें घटाकर बस एक मामूली सा आरोप बना दिया गया। अब मामला लोकल लेवल से बढ़कर फेडरल लेवल पर पहुंच गया। और यहाँ जो हुआ उसने अमेरिकी इतिहास के सबसे विवादित प्ली डील्स में से एक को जन्म दिया। ये डील थी एक NPA यानी नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट। अब ये होता क्या है? ये एक तरह का लीगल टूल है जिसमें प्रोसिक्यूटर्स कुछ शर्तों के बदले क्रिमिनल चार्जेस ड्रॉप कर देते हैं। और उस वक्त के अमेरिकी अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा के नेतृत्व में प्रोसिक्यूटर्स ने एप्स्टीन की हाई प्रोफाइल वकीलों की टीम के साथ यही डील की। और इस डील की शर्तें वो तो बिल्कुल ही अनोखी थीं। पहली, एप्स्टीन मामूली राज्य आरोपों में दोषी मान लिया जाएगा। दूसरी, उसे हर तरह के फेडरल प्रोसिक्यूशन से पूरी तरह छूट मिल जाएगी। तीसरी, और ये सबसे खतरनाक है, ये छूट उसके सभी संभावित साथियों को भी मिलेगी। और चौथी, ये सब कुछ पीड़ितों को बिना बताए, बिना उनकी जानकारी के फाइनल कर दिया गया। तो नतीजा, 18 महीने की सजा में से एप्स्टीन ने सिर्फ 13 महीने एक काउंटी जेल में बिताए। और उसमें भी उसे रोज काम के लिए बाहर जाने की इजाजत थी। जुलाई 2009 में वो बाहर आ गया। और फिर अगले 10 साल तक ये पूरा मामला जैसे ठंडे बस्ते में चला गया। लगभग 10 साल की खामोशी के बाद कुछ खोजी पत्रकारों की हिम्मत ने इस पूरे मामले को फिर से जिंदा कर दिया। तो देखिए ये हुआ कैसे। 2009 में एप्स्टीन जेल से बाहर आया, मामला शांत। फिर 2015 में एक मानहानि का केस, गिफ्रे बनाम मैक्सवेल। इसमें लाखों पन्नों के सीलबंद दस्तावेज सामने आए। और फिर आया 2018 का साल, जब मायामी हेरल्ड ने अपनी परवर्जन ऑफ जस्टिस सीरीज में 2008 की उस सीक्रेट डील का पर्दाफाश कर दिया। तो आप देख रहे हैं, लड़ाई क्रिमिनल कोर्ट से सिविल कोर्ट तक गई। और फिर पत्रकारिता ने इतना पब्लिक प्रेशर बनाया कि अधिकारी हिल गए। मायामी हेरल्ड की रिपोर्टिंग का असर बहुत बड़ा था। पहली बार लोगों को 2008 की उस डील की पूरी कहानी पता चली और इसने जनता में एक जबरदस्त गुस्सा भर दिया। इस पब्लिक प्रेशर का सीधा नतीजा ये हुआ कि न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले, मतलब एक बिल्कुल अलग जगह के फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने नए चार्जेस लगाए। ये बहुत जरूरी था क्योंकि फ्लोरिडा वाली डील का असर न्यूयॉर्क में नहीं हो सकता था। और 6 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क में फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने एप्स्टीन को गिरफ्तार कर लिया। उनका तर्क सीधा था, फ्लोरिडा की NPA डील उसे न्यूयॉर्क में नहीं बचा सकती। आखिरकार एक दशक से जो कानूनी ढाल उसे बचा रही थी वो टूट गई। लेकिन फिर 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन की फेडरल कस्टडी में मौत हो गई, जिसे आत्महत्या बताया गया। बाद में आई एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जेल कर्मचारियों की तरफ से कई और गंभीर चूक हुई थी। एप्स्टीन की मौत के साथ उस पर लगे आरोप तो खत्म हो गए, लेकिन उसके साथियों और पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने की मांग और भी तेज हो गई। जवाबदेही की ये लड़ाई रुकी नहीं। इसके बाद घिसलीन मैक्सवेल को सजा हुई और उन सीक्रेट फाइलों को पब्लिक करने के लिए एक जबरदस्त कानूनी मुहिम चली जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। इस पूरे तस्करी रैकेट की एक अहम कड़ी, घिसलीन मैक्सवेल को 2021 में दोषी ठहराया गया और 20 साल की जेल हुई। लेकिन एक साथी को सजा मिलना काफी नहीं था।
लोगों का दबाव बढ़ता गया कि सरकार अपनी सारी फाइलें खोले ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सके। अच्छा, यहाँ एक ज़रूरी बात समझने की है जिसे लेकर अक्सर कन्फ्यूजन होता है। 2024 का फ्लोरिडा राज्य कानून और 2025 में आया बड़ा फेडरल एक्ट, ये दोनों अलग-अलग हैं। फ्लोरिडा कानून ने 2006 के स्टेट ग्रैंड जूरी रिकॉर्ड्स जारी किए, जबकि फेडरल एक्ट ने सभी डीओजे और एफबीआई की फाइलों को जारी करना ज़रूरी बना दिया। एक स्टेट लेवल की कार्रवाई थी, दूसरी देशव्यापी। ये टेबल दिखाती है कि फेडरल एक्ट कितनी तेजी से पास हुआ, जैसे ही उस पर वोट कराने के लिए दबाव डाला गया। 15 जुलाई को बिल पेश हुआ और 19 नवंबर तक, मतलब सिर्फ कुछ महीनों में, ये कानून बन गया। लगभग सभी ने इसके पक्ष में वोट दिया, जो दिखाता है कि ये मुद्दा कितना गंभीर था। और इस कानून का नतीजा, ये नंबर देखिए, 3.5 मिलियन, यानी करीब 35 लाख पन्ने इतने जांच दस्तावेज पब्लिक के लिए जारी किए गए। तो ठीक है, पारदर्शिता तो मिल गई, फाइलें खुल गईं, लेकिन अब जवाबदेही का क्या मतलब है? लाखों पन्नों के सबूत अब सबके सामने हैं, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सवाल अब ये है, सच्ची जवाबदेही क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ लोगों को जेल भेजना है, या फिर उस पूरे सिस्टम को बदलना है जिसने इतने बड़े अपराधों को सालों तक पनपने दिया?